उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह लगती है सीतापुर। और इसी सीतापुर के अंदर एक जगह लगती है राजीवपुर। और इसी राजीवपुर के अंदर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार के जो मुखिया है इनका नाम है रामपाल। रामपाल के परिवार में बाकी सारे लोग और एक बेटी भी है जिसका नाम रूबी है। अच्छा, जो रामपाल है इनके ही बगल में, इनके पड़ोस में एक मुस्लिम फैमिली रहा करती थी। उस परिवार के मुखिया का नाम अब्बास था। उनका एक बेटा था जिसका नाम शौकत। रामपाल और अब्बास जो थे वो बचपन के दोस्त थे, एक साथ बड़े हुए, एक साथ पले बड़े। अच्छी दोस्ती थी तो दोनों का एक दूसरे के घर पे आना जाना भी था। यानी रामपाल और अब्बास जो थे एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। लेकिन ये दोस्ती शायद साल 2020 तक ही सब कुछ ठीक रहता है। दरअसल रामपाल की जो बेटी रूबी थी, ये जब चूंकि दोनों घरों के बीच में आना जाना था, तो रूबी जो थी वो अब्बास के घर चली जाया करती थी। उधर अब्बास का जो बेटा शौकत था वो भी यहाँ पर आ जाया करता था रामपाल के घर में। एक दूसरे के घर आना जाना था। इसी वजह से जो रूबी और शौकत होते हैं ये एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अच्छा, रूबी और शौकत एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में आ तो जाते हैं, लेकिन इन दोनों को ये नहीं पता था कि इन दोनों की फैमिली कभी भी इस रिश्ते को मंजूर नहीं करेगी, क्योंकि एक फैमिली मुस्लिम फैमिली है और एक फैमिली हिंदू फैमिली है। तो ऐसे में इस रिश्ते को कोई भी नाम नहीं मिलने वाला है, कोई भी एक तरीके से इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। तो इसके बाद में रूबी और अब्बास फैसला करते हैं कि घर परिवार वाले तो मानेंगे नहीं और हमें दोनों को भी एक होना है। तो इसलिए अब्बास और अब्बास का जो बेटा था, अब्बास नहीं, इसमें जो शौकत था, अब्बास का बेटा, शौकत और रूबी जो होते हैं इस साल 2020 में अपने घर से भाग जाते हैं। अब चूंकि ये दोनों घर से भागते हैं, अब दोनों ही घरों से इस तरीके से बच्चे गायब। अब्बास का बेटा शौकत लापता है, इधर रामपाल की बेटी रूबी लापता है। तो समझने में देर नहीं लगती है कि आखिरकार क्या कुछ हुआ है। यानी अब दोनों ही फैमिलियों में ये बात एक तरीके से आम हो जाती है कि रूबी और शौकत एक दूसरे के साथ में भाग गए हैं। उसके बाद में ये दोनों परिवार वाले एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं, लेकिन इस बातचीत का कोई हल नहीं निकलना था, क्योंकि ऑलरेडी रूबी और शौकत घर छोड़कर भाग चुके थे। इसलिए रूबी के जो पिता रामपाल होते हैं तुरंत इस मामले में पुलिस की मदद लेते हैं और पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं और बताते हैं कि जो उसके पड़ोस में अब्बास रहता है उसका जो बेटा शौकत है ये उसकी बेटी को लेकर चला गया है। अब पुलिस इन दोनों की तलाश शुरू करती है। तो आखिरकार रूबी और शौकत को बरामद कर लिया जाता है। जब इनको बरामद किया जाता है तो उसके बाद में इन दोनों को घर लेके आया जाता है। रूबी को उसके घर छोड़ा जाता है, शौकत को उसके घर छोड़ा जाता है। अब दोस्तों साल 2020 का ये मामला था, लेकिन इसी बीच में साल 2020 में शौकत से कुछ क्राइम हो जाता है। जब शौकत से क्राइम होता है तो उसके बाद में पुलिस इसे पकड़ती है, मामला कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट जो है वो इसे 2 साल की सज़ा सुना देता है। यानी जो 2020 में शौकत जेल गया था और लगभग जून साल 2023 में ये जेल से छूट कर आया था। अब शौकत जब जेल से छूट के आता है तो उसके जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि किसी तरीके से जाएगा, वो रूबी से बात करेगा और किसी तरीके से उससे मनाने की या कोशिश करेगा या फिर अपने रिश्ते को बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन शौकत जब वहाँ पर पहुँचता है तो शौकत को पता चलता है कि यहाँ तो पूरी दुनिया बदल चुकी है। जो रूबी है उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। अब शौकत को ये बातें पता चलती हैं तो उसके बाद में किसी तरीके से रूबी का मोबाइल नंबर, उसका कॉन्टैक्ट नंबर खोजने की कोशिश करता है। अब चूंकि एक ही जगह रहा करते थे तो बहुत सारे लोगों से जान पहचान, तो इसलिए शौकत को कहीं से रूबी का नंबर मिल जाता है। जब रूबी का नंबर मिलता है तो शौकत किसी तरीके से रूबी के जहन में, रूबी के दिमाग को एक तरीके से फिर से उसका ब्रेन वॉश करता है और फिर से उसे अपने पुराने वाले रिश्ते में लेके आता है। और उसके बाद में जून साल 2023 में जो रूबी और शौकत होते हैं ये दोनों फिर से घर से भाग जाते हैं। अब एक बार साल 2020 में लेके भागा था, एक बार साल 2023 में लेके भाग जाता है। अब दोनों ही जो परिवार थे यानी अब्बास का और रामपाल का, इन दोनों परिवारों के बीच में फिर से तानातानी। एक बार पहले उनकी बेटी को लेके भाग चुका था, अब दोबारा फिर से उनकी बेटी को लेके भाग चुका, लेकिन इस बार तो बिटिया की शादी भी हो चुकी है। अब दोनों ही परिवार में जहां पहले रिश्ते अच्छे थे, साल 2020 के बाद से ये रिश्ते इतने ज़्यादा बिगड़ चुके थे कि अब आए दिन इन दोनों परिवारों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी होने लगा था। अब जब इन दोनों परिवारों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है तो कभी कभार आस पड़ोस के लोग भी बीच बचाव करा देते, कहते कि देखो इसमें तुम्हारी दोनों की कोई भी गलती नहीं है, इनका बेटा गलत है और तुम्हारी बेटी गलत है। इस तरीके की बातें लोग कहकर बीच बचाव करा देते। इसी बीच में एक तारीख आ जाती है 20 अगस्त साल 2023 और इसी 20 अगस्त साल 2023 को जो अब्बास थे, जो अब्बास की फैमिली थी यानी शौकत के पिता, वो अपने घर में बैठे हुए थे और उनकी पत्नी कमरुन्निसा बैठी हुई थी। इसी बीच में रामपाल उधर से गुजर रहे होते हैं और इसी बीच में कुछ कहासुनी इस परिवार के दोनों के बीच में होती है।
और उसी समय रामपाल के परिवार के जो सदस्य होते हैं ये अब्बास के घर पर धावा बोल देते हैं और उसके बाद में इन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है कि अब्बास और कमरुन्निसा की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब अब्बास कमरुन्निसा की जब मौके पर मौत होती है तो उसके बाद मामला पुलिस में पहुंचता है। अब जब मामला पुलिस में पहुंचता है, पुलिस आती है, रामपाल और उसके परिवार वालों को गिरफ्तार कर जेल लेके जाया जाता है। मैंने सोचा दोस्तों आप लोगों को ये कहानी इसलिए सुनाना चाहिए कि यहाँ पर अब्बास का बेटा शौकत और रामपाल की बेटी रूबी, इन दोनों ने मोहब्बत में शादी की और शादी करके ये लोग फरार हो गए। लेकिन ज़रा सोचिए कि शौकत के पिता अब्बास और माँ कमरुन्निसा वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके उनके प्यार की वजह से, और दूसरी तरफ जो रूबी थी उसके पिता रामपाल और उनके परिवार के कुछ सदस्य, उनके ऊपर कत्ल का केस चलेगा और हो सकता है कि वो अपनी तमाम उम्र की जो ज़िंदगी है वो अपनी जेल में गुजारें। तो ऐसे प्यार का क्या फ़ायदा जिसकी वजह से दो परिवार उजड़ के रह जाएं। एक तरफ अब्बास की फैमिली उजड़ गई, एक तरफ रामपाल की फैमिली उजड़ गई। और ये चीज़ें मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप लोग न्यूज़ में देखते हैं, चाहे बहुत सारे रिपोर्टर हों या फिर कुछ हो, अगर कोई लव स्टोरी होती है, कोई लड़की किसी के साथ चली जाती है तो लोग कहते हैं कि देखो प्यार की जीत हो गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन ज़रा ये नहीं सोचते कि इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट क्या पड़ता है परिवार के ऊपर। जैसा कि इस कहानी में आप लोग देखेंगे कि रामपाल का परिवार भी उजड़ गया और अब्बास की फैमिली भी उजड़ गई। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को करने से पहले इंसान को अपने परिवार के बारे में सोच लेना चाहिए कि उनके परिवार के ऊपर क्या मुश्किलात आ सकती हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि किसी की बेटी भागकर शादी कर लेती है तो उसके घर में जो छोटी बेटियां होती हैं तो उनकी ज़िंदगी पे इम्पैक्ट पड़ता है, उनके रिश्ते नहीं लग पाते हैं। किसी का बेटा अगर किसी लड़की को लेकर भाग जाता है तो उसके पिता जो होते हैं वो समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते कि तुम्हारे बेटा ने ऐसा काम कर लिया। तो कम से कम हमें अपने माता पिता की और उनकी खुशियों का ध्यान रखना चाहिए। और मैं पहले ही आप लोगों से कह चुका हूँ, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा क्लियर हूँ कि मैं प्यार मोहब्बत के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर आपके माता पिता आपके प्यार के अगेंस्ट नहीं हैं तब तो आपका प्यार मुकम्मल है, अदरवाइज़ तुम्हें ऐसे रिश्तों में जुड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल दोस्तों ये एक अजीब सी कहानी थी, सोचा आप लोग को सुनाना चाहिए। अब करते हैं सीधा आज की कहानी का रुख। और आज की कहानी की बात करें तो शायद आज की कहानी भी इसी कहानी से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। और आज की कहानी के अंदर एक ऐसे व्यक्ति का कत्ल हो जाता है जिस व्यक्ति को ये पता ही नहीं था कि उसको किस जुर्म की सज़ा दी गई है। उसका पूरे इंसिडेंट से कोई लेना देना था नहीं, मारने वाले कौन थे ये भी उसको नहीं पता था। तो सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ से, और इसी छत्तीसगढ़ में एक जगह लगती है दुर्ग, और इसी दुर्ग के अंदर एक इलाका आता है गिरधारी नगर, और इसी गिरधारी नगर के अंदर एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में जो परिवार के मुखिया है इनका नाम भूपेंद्र है। भूपेंद्र की अभी 3-4 साल पहले शादी हुई थी और इनकी पत्नी का नाम सुप्रिया है। भूपेंद्र और सुप्रिया दोनों एक दूसरे के साथ में बेहतरीन ज़िंदगी बिताना शुरू करते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, वक्त गुजरने के साथ में बच्चे भी होते हैं, समय यूँ ही चलता रहता है। दोनों ही परिवार बहुत ज़्यादा खुश थे। सुप्रिया और सुप्रिया के मायके वाले भी खुश थे कि सुप्रिया को इतना ज़्यादा प्यार करने वाला व्यक्ति मिला है। उधर भूपेंद्र के परिवार वाले भी खुश थे कि सुप्रिया चलो ऐसी लड़की है जो घर गृहस्थी को संभाल के चल सकती है। और भूपेंद्र जो था वो मेहनत मजदूरी कामकाज किया करता था, घर परिवार में पैसे उससे ठीक ठाक थे, तो कभी कभी काम के सिलसिले में बाहर भी जाया करता था। लेकिन इसी बीच में एक तारीख आ जाती है 15 अगस्त साल 2023, और इसी 15 अगस्त साल 2023 को सारे लोग 15 अगस्त के जश्न में बिजी थे। जो भूपेंद्र और सुप्रिया के बच्चे थे वो भी झंडा वगैरह लेकर स्कूल गए हुए थे। उधर जो भूपेंद्र था इसने भी अपने घर पर फ्लैग लगाया हुआ था। पूरे दिन तो 15 अगस्त धूमधाम से मनाते हैं, उसके बाद शाम होती है। बच्चे जो पूरा दिन 15 अगस्त का जश्न मना के आए थे वो भी थक हार कर सो जाते हैं, और अचानक से रात के तकरीबन 1 से 1:30 बजे के आसपास का समय होगा। अब जैसे ही रात को अचानक से चीखने की आवाज़ें आती है, भूपेंद्र चौंक के उठता है, सीधा बाहर भागता है। बाहर भागकर लोगों से ये पूछने की कोशिश करता है कि क्या बात है भाई, आप लोग क्यों चीख रहे हैं। तो जो लोग थे ये भूपेंद्र के घर की तरफ को इशारा करते हैं। अब जैसे ही भूपेंद्र उस इशारे की तरफ को देखता है तो देखता क्या है कि इसके घर में एक स्टोर है जहाँ पर आमतौर पे कुछ उपले कंडे जिन्हें बोलते हैं, जो गोबर के थापे जाते हैं, और कुछ लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई थी। चूँकि अगस्त का महीना था तो हो सकता है कि आग बाग कहीं से पकड़ ली हो। उस स्टोर रूम से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा था, इसलिए सारे लोग उस स्टोर रूम के नज़दीक पहुँचते हैं। अब वैसे तो सारी चीज़ें ठीक थी, लोगों का यही अनुमान था कि बस आग वगैरह पकड़ ली होगी, आग बुझा ली जाएगी, मामला शांत हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ ऐसी थी जो यहाँ पर शायद थोड़ी मिसिंग थी। दरअसल भूपेंद्र मौके पे मौजूद था, भूपेंद्र के बच्चे भी इस चीख पुकार में सो के उठ चुके थे, लेकिन जो भूपेंद्र की पत्नी सुप्रिया थी
वो मौजूद नहीं थी। आखिरकार सुप्रिया कहाँ चली गई थी? अब जैसे ही भूपेंद्र अपनी पत्नी सुप्रिया को नदारद देखता है तो उसके बाद में वो अपनी पत्नी को इधर उधर आवाज़ लगाने की कोशिश करता है, अपनी पत्नी को आवाज़ देता है। इधर बाकी के जो लोग घटनास्थल पर पहुंचे हुए थे वो लोग आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, उस आग पर काबू पाने की कोशिश करते हैं, आग को बुझाया जाता है। लेकिन दोस्तों लोग जब उस स्टोर रूम के अंदर दाखिल होते हैं तो वहाँ पर कुछ टूटी हुई चूड़ियाँ बिखरी हुई थी और एक पायल पड़ी हुई थी। अब जैसे ये सारी चीज़ें भूपेंद्र से पूछी जाती हैं कि ये चूड़ियाँ किसकी हैं, ये पायल किसकी है। अब चूंकि जो व्यक्ति एक पति है और एक पत्नी के साथ में वो अपनी तमाम उम्र गुजार चुका है, उसके पास में क्या है, वो क्या चीज़ पहनती है, सब उसको पहचान रहती है। अब जैसे ये चीज़ें भूपेंद्र देखता है फूट फूट कर रोने लग जाता है। भूपेंद्र कहता है उन लोगों से कि ये जो चूड़ियाँ हैं उसी की पत्नी की चूड़ियाँ हैं और ये जो पायल है ये उसी की पत्नी की पायल है। अब जैसे ही उस स्टोर रूम के अंदर और अंदर दाखिल होते हैं जहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई थी, वहीं पर एक डेड बॉडी जली हुई अवस्था में बरामद होती है। अब जैसे ही ये जली हुई अवस्था में डेड बॉडी बरामद होती है, वहीं से जो लोग होते हैं तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को देते हैं। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है, डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है, सीधा सीधा डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब यहाँ पर पुलिस वाले ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार ये महिला इस स्टोर रूम के अंदर जल के कैसे मर गई। बच्चों से पूछताछ की जाती है, पति से पूछताछ की जाती है, न घर के अंदर कोई चीज़ संदिग्ध है, न इस महिला के जिस्म पर कोई चोट के निशान दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें पुलिस को एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि हो सकता है कि आत्महत्या का मामला हो। अब बाकी के लोगों को भी यही लगता है कि शायद सुसाइड केस ही है और कोई बात हुई होगी, कोई प्रेशर रहा होगा, इसकी वजह से सुप्रिया ने अपने आप को आग लगा ली। लेकिन दोस्तों पुलिस वाले भी यही समझते हैं कि हो सकता है कि आत्महत्या का मामला हो। चलो ठीक है, पोस्टमार्टम करा लेते हैं, रिपोर्ट आ जाएगी, डेड बॉडी परिवार वालों को सौंप देंगे, फाइनल रिपोर्ट लगा देंगे और केस क्लोज कर देंगे। वैसा ही होता है। पोस्टमार्टम की जो डेड बॉडी थी वो डेड बॉडी वापस आती है, परिवार वाले अंतिम संस्कार कर देते हैं। भूपेंद्र उदास था, बच्चे बदहाल थे। जैसे ही 2 से 4 दिन का समय गुजरता है तो 2 से 4 दिन के बाद में इस डेड बॉडी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को पढ़ने के बाद में घर वालों से ज़्यादा तो पुलिस वाले चौंक रहे थे, क्योंकि मरने वाली जो महिला थी जिसका नाम सुप्रिया था उसकी उम्र बमुश्किल 35 साल के आसपास रही होगी। भूपेंद्र ने ये सारी चीज़ें बताई थी पुलिस को। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में डेड बॉडी की जो उम्र बताई गई वो लगभग 90 साल के आसपास बताई गई, यानी जो मरने वाली महिला थी उसकी उम्र तकरीबन 90 साल के आसपास थी। अब पुलिस वाले बड़ा हैरान कि एक महिला जिसकी उम्र 35 साल के आसपास थी जब वो जली थी, तो जलने के बाद में 90 साल की कैसे हो गई। अब पुलिस वाले इस पूरे मामले के अंदर कंफ्यूज तो होते हैं, साथ के साथ भूपेंद्र से भी पूछते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे घर में कोई और महिला हो। तो भूपेंद्र कहता है कि नहीं साहब, मेरे घर में तो बस मेरी पत्नी सुप्रिया ही रहा करती थी और जो सारी चीज़ें मिली हैं वो सुप्रिया की ही हैं। अब ऐसे में पुलिस वालों का जो कन्फ्यूज़न था लगातार बढ़ते जाता है कि एक महिला 35 साल जिसकी उम्र है, उसके तमाम ID कार्ड सारी चीज़ों पे 35 साल का ही प्रूफ है, लेकिन जो मरने वाली महिला है तो उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 90 साल उम्र क्यों आई। अब पहले तो पुलिस वालों को ये भी लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कोई मिस्टेक हो गई। उसके बाद में फिर से रीचेक किया जाता है तो सब कुछ चीज़ें ठीक थी। लिहाजा पुलिस वालों को समझने में देर नहीं लगती है कि जो महिला मरी है और सुप्रिया के यहाँ पर चूड़ी और कंगन वगैरह जो मिला है, यानी ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस पूरे केस को एक तरफ जोड़ती हुई दिखाई पड़ रही थीं। अब जैसे ही पुलिस का जहन जो था वो सुप्रिया के ऊपर जाता है तो उसके बाद में पुलिस जो थी सुप्रिया को ढूंढना शुरू करती है, अपने मुखबिर एक्टिव करती है, तमाम तरीके से छानबीन जुटाती है। और इसी बीच में पुलिस को ये खबर मिलती है कि सुप्रिया जो है वो अपने मायके में है। अब जैसे ही इस बात की सूचना पुलिस को मिलती है कि सुप्रिया मायके में है, उसके बाद में पुलिस जो थी वो सुप्रिया के मायके में पहुँचती है और वहाँ से सुप्रिया को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद में सुप्रिया से पूछताछ करती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे पहुँची। तो सुप्रिया बताती है कि मैं तो रात ही आ गई थी। तो फिर पुलिस पूछती है कि अगर तुम रात आई थी तो तुमने अपने पति को इस बारे में क्यों नहीं बताया। सुप्रिया कहती है कि मुझे कुछ इमरजेंसी काम था, इस वजह से आ गई थी। फिर पुलिस सुप्रिया से सवाल करती है कि तुम्हारे स्टोर रूम में जहाँ पर कुछ कंडे, कुछ उपले और कुछ लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई थी, वहीं पर आग लगी और आग जलने की वजह से जब आग को बुझाया गया तो वहाँ पर एक महिला की डेड बॉडी मिली। क्या तुम जानती हो वो किस महिला की डेड बॉडी है। सुप्रिया कहती है कि मैं तो यहाँ पर हूँ, भला मैं कैसे जानूंगी कि मेरे स्टोर रूम में कौन जल के मर गया। अब पुलिस यहाँ पर सुप्रिया की बातें सुनती तो है, लेकिन पुलिस के साथ में कुछ महिला पुलिसकर्मी भी थे। वो महिला पुलिसकर्मी सुप्रिया के ऊपर थोड़ी सी सख्ती दिखाते हैं। अब जैसे ही सख्ती दिखाते हैं तो जो सुप्रिया थी ये पुलिस के सामने टूटती है और टूटने के बाद में एक और नाम बताती है। ये नाम होता है, पेशे से डॉक्टर है, इसका नाम है उमेश साहू। उमेश साहू जो कि झोला छाप डॉक्टर है और आमतौर पे आप लोगों को हर चौराहों पर, हर गलियों में ऐसे झोला छाप डॉक्टर मिल जाते हैं।
लिहाजा फिर क्या था, पुलिस उमेश साहू को भी अरेस्ट करती है। जब उमेश साहू से पूछताछ की जाती है तो वो एक और नाम बताता है, उसका नाम होता है प्रवीण। उसके बाद में पुलिस प्रवीण को भी अरेस्ट करके लेके आती है और उसके बाद में इन तीनों को सामने फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है और उसके बाद में इन तीनों से पूछताछ की जाती है। तो सबसे पहले जो उमेश साहू का दोस्त होता है प्रवीण, वो कहता है कि इस पूरे कत्ल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद में पुलिस वाले सुप्रिया और उमेश साहू से पूछताछ करते हैं। अब सुप्रिया और उमेश साहू से जब पूछताछ की जाती है तो उसके बाद में जो सुप्रिया और उमेश साहू थे ये जो पूरी कहानी सुनाते हैं, उस कहानी के हिसाब से सुप्रिया जब पढ़ने लिखने जाया करती थी स्कूल में, उसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। लड़के से मुलाकात होती है, मोहब्बत होती है, दोनों एक दूसरे के साथ में शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रिया के जो पिता थे उनको ये रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए वो अपनी बेटी का रिश्ता भूपेंद्र के साथ में कर देते हैं। अब सुप्रिया इस बात का अपने घर के अंदर विरोध भी करती है कि वो अपने प्रेमी से ही शादी करना चाहती है, लेकिन सुप्रिया के जो पिता होते हैं वो भूपेंद्र को जुबान दे चुके थे, इसलिए सुप्रिया के जो पिता होते हैं भूपेंद्र के साथ में शादी कर देते हैं। अब सुप्रिया अपने प्रेमी को छोड़कर अपने पति भूपेंद्र के घर आ चुकी थी। उसके बाद में बच्चे कच्चे होते हैं, सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन पति के साथ साथ रहते हुए इसे अपने पुराने प्रेमी की कभी कभी याद भी आती है। जब पुराने प्रेमी की याद आती तो उसका मोबाइल नंबर निकालती, उससे कॉन्टैक्ट करती, बातचीत करती। धीरे धीरे बातचीत कुछ इस कदर फिर शादी के बाद बढ़ जाती है कि इन दोनों में फिर से गहरी मोहब्बत हो जाती है। और ये पुराना प्रेमी कोई और नहीं था बल्कि सुप्रिया के साथ में जो पुलिस के यहाँ फ्रंट सीट पर बैठा हुआ है, जिसका नाम है उमेश साहू, यही वो व्यक्ति है। लिहाजा सुप्रिया उमेश साहू से कहती है कि यार कुछ ऐसा करो कि हम दोनों एक हो जाएं, एक दूसरे के साथ में शादी कर लें। तो उमेश साहू कहता है कि मैं तुम्हें लेके कहीं चला जाऊं तो मुश्किल ये है कि तुम्हारा पति जो है वो पुलिस केस कर देगा, उसके बाद में जीने में और ज़िंदगी बिताने में मुश्किल आएगी, तुम्हारे परिवार वालों की बदनामी भी हो जाएगी। अगर कुछ ऐसा हो पाता कि तुम्हारी न खोजबीन न तुम्हारा पति करे और न तुम्हारी फैमिली करे, तो फिर मैं तुम्हें लेके जा सकता हूँ। अब इसके लिए सुप्रिया और उमेश साहू प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के तहत हज़ारों क्राइम पेट्रोल के एपिसोड देखते हैं कि अगर अपनी जगह अपने किसी इंसान को भाग कर जाना हो और वो अपनी जगह किसी और को छोड़ के जाए तो फिर कैसे छोड़ सकता है। इसी बीच में इनके जहन में प्लान आता है कि अगर किसी महिला को, सेम तरीके की महिला को उसके घर के अंदर ही जला के मार दिया जाए तो फिर डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं हो सकती और जो व्यक्ति है घर से वो भाग जाएगा, लोग यही समझेंगे कि वो मर गया, इसके बाद में कोई पीछा नहीं करेगा। अब चूंकि ये उमेश साहू जो था वो पेशे से डॉक्टर था, झोला छाप डॉक्टर था, तो इसके पास 8-10 मरीज़ जो है दिन के आ ही जाया करते थे। और इसी दौरान उमेश साहू की इस झोला छाप की जो दुकान थी, उसी दुकान पर एक 90 साल की बूढ़ी महिला आया करती थी। अब आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि एक 90 साल की महिला जो कि बूढ़ी है वो खुद दवा लेने आती है तो उसकी फैमिली कितनी अच्छी रही होगी। तो डॉक्टर ने भी सोच लिया था कि अगर ये महिला कहीं गायब हो जाएगी तो उसके बाद में इसकी फैमिली इसको ढूंढेगी ही नहीं, यानी मामला रफा दफा हो जाएगा। एक दिन ये जो बूढ़ी माँ होती है उमेश साहू की दुकान पर दवा लेने के लिए आती है। उसी समय उमेश साहू जो था इसको नशे की टैबलेट दे देता है और कहता है कि अम्मा एक खुराक अभी खा लो। अब जैसे ही वो बूढ़ी माँ उस एक खुराक दवा को खाती है उसको नशा हो जाता है। जब नशा होता है तो उसके बाद में उमेश साहू उस बूढ़ी महिला की हत्या कर देता है, गला दबाकर हत्या करता है। लेकिन अब मुश्किल ये थी कि जहाँ पर इसने कत्ल किया था, जहाँ पर इसका क्लिनिक था, वहाँ से उसकी प्रेमिका की जो ससुराल थी वो तकरीबन 70 किलोमीटर दूर थी। अब ऐसे में 70 किलोमीटर दूर उस डेड बॉडी को कैसे लेके जाए, उसके पास ना कोई कार है, मोटरसाइकिल पे लेके जा नहीं सकता, बस से लेके नहीं जा सकता, रोडवेज से लेके नहीं जा सकता, ट्रेन से लेके नहीं जा सकता, तो क्या करें। तो उसके बाद में ये फैसला करता है कि डेड बॉडी को फ्रीजर में रख देता हूँ। उसके बाद में ये डेड बॉडी को फ्रीजर में रखता है, 1-2 दिन इंतज़ार करता है और उसके बाद में ये अपने दोस्त प्रदीप से कांटेक्ट करता है और प्रदीप से कहता है कि यार तुम्हारे पास कार है होंडा की और मैंने ऐसा ऐसा किया है, अगर तुम मेरी मदद कर दोगे तो बड़ा एहसान होगा। अच्छा, जो प्रदीप होता है वो इस क्राइम में इस उमेश का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद में ये अपनी कार में उस डेड बॉडी को रखता है और उसके बाद में ये लोग पहुंच जाते हैं भूपेंद्र के घर, जहाँ पर सुप्रिया की शादी हुई थी। वहाँ पर पहुँचने के बाद में जो स्टोर रूम घर के बाहर बना हुआ था, उसी स्टोर रूम में डेड बॉडी को रखकर बाहर ऊपर कुछ तेल छिड़क कर, कुछ उपले कंडे वगैरह लकड़ियाँ वगैरह डालकर उस डेड बॉडी को आग लगा दी जाती है। उसके बाद में सुप्रिया जो होती है अपने प्रेमी उमेश साहू और उसके दोस्त प्रदीप के साथ वहाँ से फरार हो जाती है। अब इधर सुबह को चीख पुकार मचती है, डेड बॉडी मिलती है, डेड बॉडी की शिनाख्त होती है कि हाँ सुप्रिया की ही डेड बॉडी है। लेकिन जब डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है तो उसमें पता चलता है कि डेड बॉडी की उम्र 90 साल है। लिहाजा फिर क्या था, पुलिस छानबीन करती है। लेकिन इधर ये बड़ी हैरानी की बात ये थी कि सुप्रिया अपने प्रेमी के साथ भाग कर तो आ गई थी, लेकिन जब ये अपने प्रेमी के साथ भाग कर आती है तो इसको फिर से अपने पति और अपने बच्चों की याद आने लगती है। इसलिए ये कहती है कि नहीं, उसे अपने बच्चों को देखना है। उसके बाद में उमेश साहू इसको उसके घर के पास ही छोड़ जाता है और उसके बाद में
ये जो सुप्रिया थी अपने बच्चों को, अपने पति को देखती है एक नज़र और उसके बाद में अपने मायके चली जाती है। लिहाजा इस तरीके से जब इस पूरे केस का खुलासा होता है तो बड़ी हैरानी होती है कि दोस्तों एक 90 साल की महिला का इस पूरे केस से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन कत्ल उसी का हो गया। और एक महिला जो कि पहले एक लड़के से मोहब्बत करती थी, बाद में उसकी शादी हुई, अपने पति के साथ रहना शुरू कर दिया, बाद में उसी पहले वाले प्रेमी के साथ भागी, लेकिन फिर से अपने पति की याद आने लगी। यानी ये महिला एक जगह रुकी ही नहीं और अब शायद ये अपनी पूरी ज़िंदगी जेल के अंदर गुजारेगी। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी स्टोरी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। कल के दिन आप लोग के जो कुछ बेहतरीन कमेंट्स हैं, वो वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोग के कमेंट्स आए थे इसमें मोहम्मद रियाज हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी, थैंक यू भाई। तो उसके बाद में अंसारी सुहेल हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई जी। तो अंसारी सुहेल जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में दिनेश कुमार लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, बहुत बढ़िया कहानी है। दिनेश कुमार जी मेरे भाई, हमेशा की तरह आपका शुक्रगुजार हूँ। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं, कहते हैं बढ़िया कहानी है। गेश आहूजा काफ़ी दिनों के बाद कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी सर। तो गेश आहूजा जी आपका वेलकम करता हूँ अपने चैनल पर दोबारा से, शुक्रिया। दिनेश कुमार लिखते हैं नाइस वन भाई। तो दिनेश कुमार जी मेरे भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में एरिया SF करके आईडी लिखते हैं, हराम रिलेशनशिप में यही होता है पर लोग समझ नहीं पाते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खान अकील लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिश भाई, कहानी बहुत अच्छी है, सारी गलती अमृता की है। तो खान अकील जी मेरे भाई आपका शुक्रगुजार हूँ। बालिश बिहारी लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, मुंबई में तो बारिश हो रही है लेकिन आज शाम को छठ पूजा को लेकर माहौल ख़राब हो गया है जी, थैंक्स सर जी। तो बालिश बिहारी जी शुक्रिया आपका कि आपने अपना बेशकीमती कमेंट्स किया। सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। शहाबुद्दीन जी कमेंट्स करते हैं। शरियन शर्मा लिखते हैं मलिक भाई बहुत बुरा लगा कहानी सुनकर, कोई लड़की इतना गिर गई, अगर साथ नहीं रहना था तो बोलकर अलग हो जाती। तो शरियन शर्मा जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ए चौधरी लिखते हैं पहले जब भी गलत होता था तो लोग गलत बोलते थे, अनपढ़, फिर आज क्यों नहीं कहते हैं, पढ़े लिखे भी घटियापन कर रहे हैं, दरिंदे पहले भी थे और आज भी हैं। शुक्रिया मेरे भाई ए चौधरी जी। उसके बाद में सालिम खान जी कमेंट्स करते हैं और उसके बाद में मैं HD हैं, लिखते हैं बेवकूफ़ कितनी भी होशियारी कर ले लेकिन पकड़े जाओगे। शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार लिखते हैं माय वाइफ आल्सो लाइक योर स्टोरी। तो आपकी वाइफ जो दीप है उनका भी शुक्रिया। वीरेंद्र शर्मा लिखते हैं नमस्कार भाईजान। तो भैया नमस्कार, कैसे हैं। एजाज़ आदिल हैं, लिखते हैं गुड जॉब। सोहन लाल सेतिया लिखते हैं नमस्कार सर जी, भैया नमस्कार। उसके बाद में अंसारी सुहेल लिखते हैं गुड मॉर्निंग मलिक साहब, कोई बात नहीं, अगर काम हो तो आप कहानी को रिकॉर्ड कर लो और अपलोड करिए, शुक्रिया। तो मेरे भाई आपका शुक्रिया को वैसे सुनते हैं। वीरेंद्र शर्मा लिखते हैं भाईजान आज के दौर में सब कुछ संभव है, ये तो लिविंग में रह रहे थे जबकि शादीशुदा लाइफ में भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। मेरे भाई आपका शुक्रिया। मीना जी लिखती हैं नमस्ते। तो बहन नमस्ते जी, शुक्रिया। विजय भान लिखते हैं मलिक सर राम राम भाई, अनुरुद्ध आचार्य जी समझ रहे थे कि किसी को समझ में नहीं आ रहा था, सब लोग उल्टा सीधा बोल रहे थे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुल्त्यागी लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेनू सुल्त्यागी शहनापुर शहर से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद सुख पबार हैं, लिखते हैं भाई मिस यू नॉट कहानी फॉर 27 डेट, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये गाय प्रसाद हैं, तो भैया हाय बोलते हैं, भैया हाय कैसे हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी राजस्थान से सुनते हैं। अंसारी सुहेल लिखते हैं समाज और मुआशरा गलत रास्ते पर जा रहा है, जायज़ रिश्ता अनजान बुरा होता है। तो मेरे भाई शुक्रिया आपका। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं राकेश मीना गलत था, इन फ्यूचर उसके लिए धोखा था, शुक्रिया आपका। रियल और दिनेश कुमार जी, सचिन चौधरी जी अपने प्यारे से कमेंट्स करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने आज की जो 2 कहानियाँ सुनी, उन दोनों ही कहानियों के अंदर आप लोगों ने देखा कि कहीं ना कहीं आज के इस दौर में सबसे ज़्यादा जो कत्ल होते हैं वो हराम रिलेशनशिप की वजह से होते हैं, यानी अवैध और नाजायज़ ताल्लुकातों की वजह से। पहले के दौर में या तो दुश्मनी में कत्ल होते थे, रंजिश में, प्रॉपर्टी की वजह से, दौलत की वजह से। लेकिन आज के दौर में ना प्रॉपर्टी को लेकर इतने कत्ल हो रहे हैं, ना पैसों को लेकर, ना दुश्मनी में, रंजिश में। लेकिन अगर ज़रा सी अवैध संबंधों की बात होती है तो ज़रा सी मिनटों में कत्ल हो जाता है। और आप लोग देख रहे हैं कि आज के इस दौर में ये जो क्राइम की सीमा है ये कितनी ज़्यादा चरम पर है। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी को, इन अपने कमेंट्स को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। बाकी मैं आप लोगों से मुलाकात करता हूँ कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।